प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय VK राय KG रोड आरा में। आज 11th क्लास का चैप्टर एक विमीय गति से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर के हम आज आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम आज सबसे पहले त्वरण की बात करेंगे। त्वरण, जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अर्थात यदि डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन कितना है? डेल्टा भी है। तो किसी वस्तु का त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं। ए इक्वल टू डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, मतलब कि वेग में परिवर्तन घटा लगा हुआ समय। वेग में परिवर्तन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए ये ms इनवर्स 2 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र की बात किया जाए तो वेग का विमीय सूत्र LT इनवर्स 1 और समय का t, तो LT इनवर्स 2 हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है और ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो धनात्मक त्वरण है अगर, तो इसको त्वरण ही कहेंगे, और त्वरण अगर ऋणात्मक है, अर्थात समय के साथ वस्तु का वेग घटते जा रहा है, तो इस ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहेंगे, एक्सेलरेशन, और मंदन को रिटार्डेशन। ठीक है, तो धनात्मक त्वरण को तो त्वरण कहते हैं और ऋणात्मक त्वरण जो है मंदन है। अर्थात वस्तु का वेग अगर बढ़ते जा रहा है समय के सापेक्ष तो उसमें त्वरण है, और वस्तु का वेग घटते जा रहा है समय के सापेक्ष तो उसमें मंदन है। ठीक है, तो औसत त्वरण, ये तो हो गया त्वरण हो गया। और औसत त्वरण क्या होता है? औसत त्वरण को ए बार से व्यक्त करते हैं, और यह वेग में हुए कुल परिवर्तन और लगे हुए परिवर्तन में लगे हुए कुल समय का अनुपात होता है। ठीक है, तो वेग में कुल परिवर्तन और वेग परिवर्तन में लगा हुआ समय का जो अनुपात होता है उसको हम लोग कहते हैं औसत त्वरण। वेग में कुल परिवर्तन अगर डेल्टा भी है और लगा हुआ कुल समय परिवर्तन में डेल्टा टी है, तो ए बार इक्वल टू डेल्टा टी बाई डेल्टा टी होगा। और तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? तात्क्षणिक त्वरण जो है वह किसी खास क्षण पर वस्तु का त्वरण होता है, और इसे परिभाषित किया जाता है औसत वेग के सीमांत मान के द्वारा, जबकि डेल्टा टी अग्रसर होना चाहिए 0 पर। तो तात्क्षणिक त्वरण
वेक्टर ए इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा v बाई डेल्टा टी जब डेल्टा टी शून्य की ओर अग्रसर हो, और इसको लिखते हैं dv बाई dt। तो d बाई dt जो है परिवर्तन की दर है और v वेग अर्थात समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर। समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, वस्तु का त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग वेग समय ग्राफ और स्थिति समय ग्राफ के बारे में देखेंगे, लेकिन इससे पहले ग्राफ के बारे में छोटी सी चर्चा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ ग्राफ एक सीधी या वक्र रेखा होती है जो दो चर राशियों के बीच संबंध बतलाता है ना। ग्राफ सीधा या वक्र रेखा होती है जो दो चर राशियों के बीच संबंध बतलाती है। अब नया प्रश्न उठता है कि चर राशियां क्या है? चर राशियां वेरिएबल्स तो नाम से ही स्पष्ट है, चर माने चलने वाला, बदलने वाला। वैसी राशियां जो दूसरे राशियों पर निर्भर करती है या दूसरे राशियों के अनुसार बदलती है या अपने आप परिवर्तित होती है या हो सकती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चर राशि। और जो राशि अपना मान परिवर्तित नहीं होने देती है, अर्थात जो भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। जैसे इस समीकरण को देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें y x पर निर्भर करता है और x y पर, अर्थात x का वैल्यू बदलेगा तो y भी चेंज होगा, और y का वैल्यू चेंज होगा तो x भी चेंज होगा। इसलिए x और y दोनों क्या है? चर राशियां हैं। लेकिन 4 का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये एक संख्या है और ये नियतांक या अचर राशि कहलाता है। अचर राशि, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, है ना। तो हमने ग्राफ का क्या परिभाषा बतलाया कि यह एक सरल या वक्र रेखा होती है जो दो चर राशियों के बीच संबंध बतलाती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी चर राशि x अक्ष की ओर होगी और कौन सी चर राशि y अक्ष की ओर होगी। तो चर दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसी राशियां हैं ये जिनका मान अपने आप बदलता है, इसके परिवर्तन की दर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, न तेज किया जा सकता है, न धीरे किया जा सकता है, न रोका जा सकता है। जैसे समय को देख लीजिए, समय स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते रहता है। हम इसे तेज या धीरे नहीं कर सकते हैं और न ही रोक सकते हैं। तो ये जो है कि नहीं स्वतंत्र चर है। और एक होता है परतंत्र चर।
परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यह चर राशि किसी दूसरे चर राशि पर निर्भर करता है, अर्थात दूसरा चर राशि बदलेगा तो पहला चर राशि भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस समीकरण में y का मान x में परिवर्तन के साथ साथ बदलता है। x और y दोनों चर राशि है, लेकिन x में परिवर्तन होने पर y बदलता है, इसलिए x स्वतंत्र चर और y परतंत्र चर। जब भी स्वतंत्र चर को लेंगे तो x अक्ष की ओर लेंगे, स्वतंत्र चर को x अक्ष की ओर लेंगे और परतंत्र चर को y अक्ष की ओर लेंगे, है ना। स्वतंत्र चर हमेशा x अक्ष की ओर रहेगा और परतंत्र चर y अक्ष की ओर रहेगा, ठीक है। तो हम x अक्ष की ओर मान लीजिए कि x और y में दो समीकरण है, अर्थात y का मान x पर निर्भर करता है। तो x स्वतंत्र चर हो गया, इसको हम रखेंगे कहाँ, x अक्ष की ओर, और y परतंत्र चर है तो इसको हम रखेंगे y अक्ष की ओर। इनके बीच ग्राफ खींचा गया, x के विभिन्न मान x अक्ष में लिखा गया और y के विभिन्न मानों को y अक्ष में लिखा गया, और फिर इनके बीच ग्राफ खींचा गया। तो ये ग्राफ जो है OA, यह x और y के बीच संबंध होता है। मान लीजिए कि यह ग्राफ x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो यह ग्राफ का ढाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्राफ का ढाल। और ढाल को tan थीटा से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए ए से एक लंब डाल दिया हमने x अक्ष पर AB, तो ढाल tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, अर्थात AB बटा OD। अब AB क्या है, y के मान में परिवर्तन, y अक्ष में y को ही दिखाया गया है। तो मान लीजिए कि परिवर्तन है dy, और OB क्या है, x के मान में परिवर्तन, इसको मान लेते हैं dx। तो हम लिख सकते हैं इसको dy बाई dx, है ना। d बाई dx अवकलन का संकेत है, अर्थात y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। अर्थात y का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ढाल मालूम हो जाएगा, है ना। और ढाल धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। सबसे पहले ये देखें कि अगर ग्राफ सरल रेखा है तो हर जगह ढाल बराबर थीटा थीटा, क्योंकि सभी ये संगत कोण है, इसलिए ढाल बराबर समरूप ढाल होगा, है ना। इसी तरह से ये तो हो गया ढाल, और ढाल धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है, जैसा कि अभी हम बताए। तो देखिए, अगर भ्रामक रेखा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में गति करके और कोई कोण बनाती है, तो ढाल जो है धनात्मक होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये भ्रामक रेखा OA घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चल करके यहाँ थीटा कोण बना रही है, इसलिए ढाल जो है धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर भ्रामक रेखा घड़ी के सुई की दिशा में चलते हुए कोई कोण बनाती है, तो उसका ढाल जो है ऋणात्मक होगा। देख सकते हैं यहाँ पर
ये ग्राफ है, CD मान लेते हैं, और ये घड़ी के सुई के गति की दिशा में चलते हुए ये कोण बना रहा है, इसलिए ढाल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखिए, चर राशि, अचर राशि, ग्राफ क्या होता है ना, स्वतंत्र चर राशि क्या होता है, परतंत्र चर राशि क्या होता है, ग्राफ का ढाल क्या होता है, धनात्मक ढाल क्या होता है, ऋणात्मक ढाल क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। अब हम लोग ST ग्राफ अर्थात विस्थापन समय ग्राफ और VT ग्राफ अर्थात वेग समय ग्राफ को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग विस्थापन समय ग्राफ के बारे में देखते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या ST ग्राफ भी कहा जाता है। तो विस्थापन और समय दोनों में से कौन स्वतंत्र चर है और कौन परतंत्र चर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता है, समय परिवर्तित होता है, वैसे वैसे विस्थापन परिवर्तित होता है। अर्थात विस्थापन का मान समय पर निर्भर कर रहा है, इसलिए समय स्वतंत्र चर राशि है और विस्थापन परतंत्र चर राशि है। इसलिए समय को x अक्ष में और विस्थापन को y अक्ष में लेकर के ग्राफ खींचा जाता है। यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है OA। ये OA एक ग्राफ है जो विस्थापन और समय के बीच खींचा गया है, और यह x अक्ष के साथ अर्थात समय अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है ना। इसलिए इसका ढाल क्या होगा, तो थीटा होगा। A से हम एक लंब डाल दे रहे हैं समय अक्ष पर AM, उसका नाम रख दे रहे हैं। तो जरा देखिए तो tan थीटा इक्वल टू कितना है, ढाल बराबर tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया AM और आधार हो गया OM। तो y अक्ष में किसको दिखाया गया है, विस्थापन। तो M क्या है, विस्थापन में परिवर्तन मतलब ds, और OM क्या है, समय में परिवर्तन अर्थात dt। AM बटा OM मतलब ds बटा dt, यही ना। तो d/dt तो अवकलन का चिन्ह हो गया, और s है विस्थापन अर्थात समय के सापेक्ष विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, वेग कहते हैं। तो ये क्या है, v, जिसे हम चाल या वेग कहते हैं। तो एक ही लाइन याद रखना है कि विस्थापन समय ग्राफ में जो ढाल है वो चाल व्यक्त करेगा, है ना। ढाल जो होता है विस्थापन समय ग्राफ का, वो चाल को व्यक्त करता है या वेग को व्यक्त करता है। तो जब भी हमें विस्थापन समय ग्राफ दिया हुआ हो और हमें वेग या चाल ज्ञात करना है, तो हम उस ग्राफ का ढाल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए कि ढाल धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ढाल यहाँ पर धनात्मक है ना। तो धनात्मक ढाल किसको व्यक्त करेगा, धनात्मक वेग को, अर्थात वस्तु दूर जा रही है। देखिए जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, यहाँ पर दूरी कम है, और समय बीतने पर दूरी बढ़ गई, और समय बीतने पर दूरी बढ़ गई, और समय बीतने पर दूरी बढ़ती जा रही है। अर्थात समय के साथ साथ वस्तु दूर जा रहा है। धनात्मक ढाल जो है वो क्या व्यक्त करता है, धनात्मक वेग, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वेग की स्थिति में वस्तु दूर जाती है, ठीक है। और ऋणात्मक ढाल अगर रहेगा, जैसे यहाँ पर x अक्ष, ये हो गया y अक्ष,
मूल बिंदु समय को x अक्ष में और विस्थापन को y अक्ष में दिखाया गया है और ये ग्राफ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ढाल ऋणात्मक है माइनस थीटा, तो वेग भी क्या हो गया, ऋणात्मक होगा, निगेटिव वेग। और निगेटिव वेग क्या व्यक्त करता है, वस्तु प्रेक्षक के निकट आती है ना, वस्तु जो है प्रेक्षक के निकट आती है। देखिए यहाँ पर विस्थापन ज़्यादा है, कम है, कम है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है विस्थापन कम होते जा रहा है प्रेक्षक से, अर्थात प्रेक्षक के निकट आ रही है वस्तु, है ना। अगर ढाल समरूप है, समरूप ढाल, जैसा कि इन दोनों ही ग्राफों में समरूप ढाल है, हर जगह पर ढाल बराबर है, तो ढाल किसको व्यक्त करता है, चाल को ना, या वेग को ना, इसलिए ढाल समान है तो वेग भी हर जगह समान है। ऐसे वेग को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप वेग या चाल। तो समरूप ढाल जो है समरूप वेग या चाल को व्यक्त करता है, और ढाल शून्य, शून्य ढाल, यहाँ पर भी देख लीजिए समरूप ढाल ही है, हर जगह ढाल बराबर है, यहाँ भी माइनस थीटा, यहाँ भी माइनस थीटा, यहाँ भी माइनस थीटा, यहाँ भी माइनस थीटा, हर जगह समरूप ढाल है। तो ये समरूप वेग को या चाल को व्यक्त करेगा, समरूप वेग या चाल को ये व्यक्त कर रहा है। लेकिन ढाल अगर शून्य हो, जैसा कि इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, x अक्ष की ओर समय और y अक्ष की ओर विस्थापन को दिखाया गया है। और इस ग्राफ पर क्या हो जाएगा, हर जगह मतलब कि विस्थापन, यहाँ पर ले लिया जाए विस्थापन, चाहे यहाँ पर विस्थापन ले लिया जाए, चाहे यहाँ पर विस्थापन ले लिया जाए, हर जगह विस्थापन बराबर है। मतलब समय बदल रहा है लेकिन विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं ना, लेकिन यहाँ विस्थापन में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, इसलिए वेग यहाँ क्या है, शून्य है। और जब वस्तु का वेग शून्य होता है, चाल शून्य होता है, तो वस्तु स्थिर होती है, अर्थात वस्तु विराम में है। अर्थात ये जब ढाल शून्य होता है तो यह विरामावस्था को व्यक्त करता है। जब ढाल शून्य होगा तो वस्तु विरामावस्था में होती है ना। अब देखते हैं कि ढाल अगर बदल रहा है समय के साथ, वैसे ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष, ये है y अक्ष, मूल बिंदु, इधर समय हो गया, इधर विस्थापन हो गया। और इस ग्राफ को देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पर दो बिंदु हम ले रहे हैं, एगो P1 और एगो P2। P1 बिंदु पर जो ग्राफ का ढाल है, स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचेंगे, वह है θ1। यहाँ पर ढाल कितना है, θ1। और P2 बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए और यहाँ पर ढाल है θ2। तो यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि θ2 बड़ा है θ1 से,
इसका अर्थ यह है कि P2 बिंदु पर ढाल किसको व्यक्त करता है, चाल को। P2 बिंदु पर चाल ज़्यादा है और P1 बिंदु पर चाल कम है, अर्थात V2 ग्रेटर देन V1, अर्थात वस्तु का वेग बढ़ते जा रहा है और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ढाल धनात्मक है और वस्तु का वेग बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ढाल जो है धनात्मक है, ढाल धनात्मक और ढाल बढ़ता है। तो वैसी स्थिति में वस्तु में त्वरण होता है या त्वरण को व्यक्त करता है। ठीक है, अब हम एक और ग्राफ देखते हैं। अब की बार ढाल धनात्मक तो रहेगा लेकिन ढाल फटता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। x अक्ष की ओर समय को दिखाया जा रहा है, y अक्ष की ओर विस्थापन को दिखाया जा रहा है और ये ग्राफ विस्थापन और समय के बीच। तो हम एक बिंदु लेते हैं P1, यहाँ पर ढाल है θ1 और समय के साथ ढाल बदलते जा रहा है और किसी क्षण पर ढाल जो है कितना हो जा रहा है θ2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि θ2 छोटा है θ1 से, इसलिए वेग V2 जो है छोटा है P1 से, अर्थात वेग समय के साथ घटते जा रहा है और वेग समय के साथ घटते जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो ढाल धनात्मक है, यहाँ भी θ1 और θ2 दोनों धनात्मक है। ढाल धनात्मक और ढाल घटते जा रहा है, घट। तो ये क्या व्यक्त करता है, मंदन को व्यक्त करता है और वस्तु दूर जा रही है, वस्तु प्रेक्षक से दूर जाती है। त्वरण की स्थिति में ही वस्तु प्रेक्षक से दूर जाती है। इस ग्राफ में भी वस्तु दूर जा रही है और इस ग्राफ में भी वस्तु दूर जा रही है। अंतर यह है कि इस ग्राफ, ये ग्राफ त्वरण को व्यक्त कर रहा है, ये ग्राफ मंदन को व्यक्त कर रहा है। हम और भी ग्राफ ले लेते हैं। इस ग्राफ को देखें, x अक्ष, ये y अक्ष, x अक्ष में समय और y अक्ष में विस्थापन को दिखाया जा रहा है। और दोनों के बीच ये एक ग्राफ है। तो P1 बिंदु पर ग्राफ का ढाल है θ1 और ये θ1 धनात्मक है और P2 बिंदु पर ढाल जो है वो है θ2 और ये ढाल ये ऋणात्मक है, दोनों है ना। तो यहाँ पर θ2 छोटा है, θ2 छोटा है θ1 से, इसलिए V2 छोटा है V1 से। वेग घटते जा रहा है ना, V2 छोटा है V1 से, मतलब कि मंदन है और ढाल ऋणात्मक मतलब वस्तु प्रेक्षक की ओर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ढाल ढाल ऋणात्मक
तो ये बतला रहा है ढाल ऋणात्मक है, मतलब वस्तु प्रेक्षक की ओर है, वस्तु प्रेक्षक की ओर आती है। और ढाल ऋणात्मक का मतलब है मंदन। ढाल घटना, ढाल घट रहा है ना, इसका मतलब है मंद। ढाल ऋणात्मक है मतलब वस्तु प्रेक्षक की ओर आ रही है ना। इसी तरह से एक और ग्राफ लेते हैं। इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में भी समय को x अक्ष में और विस्थापन को y अक्ष में दिया गया है। मूल बिंदु O है और ये ग्राफ ऐसे है, ऐसे। तो एक बिंदु हम ले रहे हैं P1 और यहाँ पर ढाल है θ1, और एक बिंदु ले रहे हैं P2 और यहाँ पर ढाल है θ2। तो θ2 यहाँ पर क्या है, बड़ा है, और θ1 छोटा है। θ2 ग्रेटर देन θ1, मतलब V2 ग्रेटर देन V1, अर्थात वेग बढ़ रहा है। ढाल ऋणात्मक है ना, ढाल ऋणात्मक है लेकिन ढाल बढ़ रहा है। तो ढाल ऋणात्मक, ढाल का बढ़ना, तो इस स्थिति में ढाल ऋणात्मक है मतलब ये मंदन को व्यक्त करता है, वस्तु में मंदन है। नहीं, ढाल ऋणात्मक है ना जी, ढाल ऋणात्मक है मतलब कि वस्तु प्रेक्षक की ओर आ रही है और ढाल बढ़ रहा है मतलब वस्तु में त्वरण, वस्तु प्रेक्षक की आती, मतलब वस्तु प्रेक्षक की ओर त्वरण के साथ आती है, त्वरित गति के साथ आती है। और इस ग्राफ को देख लीजिए, और ग्राफ है ये x अक्ष हो गया, x अक्ष में समय को और y अक्ष में विस्थापन को दिखाया गया है। और ये ग्राफ ऐसे है, तो इसको देखने से पता चल रहा है कि समय में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन विस्थापन बदलते जाता है, अर्थात समय स्थिर है ऐसा नहीं होता है। यानी समय जो है यहाँ नियत है, जो कि असंभव है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ढाल कितना है, तो 90 डिग्री है ना, ढाल 90 डिग्री। और ऐसी स्थिति में यह ग्राफ असंभव है, असंभव ग्राफ, ठीक है। तो हम विस्थापन समय ग्राफ को बताएं। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में वेग समय ग्राफ को बताएंगे और गति के समीकरण को बताएंगे, है ना। तो इसको बढ़िया से वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए ताकि इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर बढ़िया से समझ में आए। हम अब इस वीडियो को यहीं पर स्थगित करते हैं और अगले वीडियो क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।